नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक अंक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ पिछले हफ्ते की तरह आनंद वर्धन जी और प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। शुरुआत में करना चाहूँगा आनंद वर्धन जी आपसे कि ये जो इंडिया गठबंधन में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे आज बड़ा ही एक रोचक बयान दिखा अखिलेश यादव का, बड़े होते हैं तो। और कांग्रेस का दावा है कि हम तो बुलाते हैं, सबको औपचारिक रूप से भेजा गया है निमंत्रण। तो ये क्या उनके बीच के में जो विश्वास है उसकी कमी को दिखाता है या कोई रणनीति है? कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की वर्तमान हालात को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? नहीं, मुझे 2 चीज़ें लगती हैं कि जो गठबंधन की जहाँ तक बात हो है अ, एक तो संवाद वाले में अ, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, 2 लोग व्यक्तिगत लेवल के जब संवाद होते हैं, तो मैं इनको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं मानता हूँ। अ, ब अभय जी के ज़माने के कुछ हम लोगों के ऐसे नेता रहे थे, अक्रॉस पार्टी लाइन, वो किसी भी पार्टी में हो, डट के एक-दूसरे के विरोधी होते थे, लेकिन संवादहीनता नहीं थी। एक तो इन लोग में संवाद नहीं होता है। खराब बात ये है कि अगर आप विपक्ष के हैं, आप कायदे से ये होना चाहिए कि हर हफ्ते आप फ़ोन उठा के इतनी चीज़ें हो रही हैं, आपके कष्ट जिसको कहते हैं ना दुःख-दर्द में फ़ोन करके पूछ लिया, भई ये क्या है? तो एक तो ये है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा में मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊँ, बीजेपी को जितनी दिक्कत हो रही है, उसके आस-पास की दिक्कत बाकी गठबंधन के कुछ सदस्यों को भी हो रही है। उसके कारण स्पष्ट है, वो एक ही कारण है जो मुझे लगता है, वो जो अल्पसंख्यक वोट है, वो उसकी दावेदारी सबको लगता था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा होगा। कहीं से उनको ये दिक्कत लगती है कि अगर कांग्रेस थोड़ा-सा भी जीवित हो जाती, उत्तर प्रदेश में 1.5% में वो जीवित होके कहाँ पहुँचेगी, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है कि 1.5% से अगर 3% हो जाए तो 100% तो उसकी बढ़ोतरी है। लेकिन 1.5% से 15% होगी, इसमें डाउट है सबको। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मुश्किल उस अल्पसंख्यक वोट को है। उत्तर प्रदेश को जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का प्रॉपर गठबंधन हो जाता है, तो उससे जो ये अल्पसंख्यक का एक बड़ा माइंडसेट कुछ वोटर्स का ऐसा है कि उनको लगेगा कि ये दोनों लोग एक जगह हैं, तो उनको चॉइस करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो मैं जहाँ पे आया हुआ हूँ, मुझसे बहुत से लोगों ने ये पूछा कि भाई एज़ अ मीडिया पर्सन, अच्छा ये बताइए आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ये दिक्कतें हुई हैं, तो किसको वोट दें? तो अब आप ये ट्रैप भी आप जैसे ही कहिए कि इसको वोट दीजिए तो लगता है कि उस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, हमने कहा जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। लोगों को ये समझ में नहीं आता, उनको समझ में आता है नहीं, 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 आप ये बताइए हम वोट किसको दें, सबसे अच्छे से क्या मतलब है? तो पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि अगर आम वोटर जो बीजेपी के विपक्ष में वोट देना चाहता है, उसको चॉइस क्लियर अगर मिल जाएगी तो उसके लिए थोड़ा आसानी होगी। ये हर स्टेट में लागू नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में ये स्थिति होगी, एक-आध स्टेट एक्सेप्शन हो सकती है। दूसरा मुझे लग रहा है कि जो भी इस समय अखिलेश जी कह रहे हैं या अधीर रंजन जी जो जिसके लिए कांग्रेस के भी लोग ये कहें कि उन्होंने बहुत अपनी सीमा से ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये पोस्चरिंग की भी बात है। अगर कांग्रेस को 11 ही सीटों पे बाँधना है, तो अखिलेश जी को एक इस तरह का पोस्चर लेना होगा। दूसरा, अखिलेश जी की एक दिक्कत और है कि जैसा कांग्रेस से वो बार-बार पूछते हैं कि आप क्या बीएसपी से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोले हुए हैं? तो कांग्रेस के अधिकृत सूत्र उनसे कहते हैं कि नहीं, नहीं हमारा कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, हम आपके साथ करेंगे, बीएसपी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये भी कहीं न कहीं खबर आती रहती है कि भई वो बीएसपी से उनका कुछ वार्ता चल रही है। कुछ बीजेपी के मतलब कांग्रेस के काफ़ी नेता ये चाहते हैं कि बीजेपी को भी इस गठबंधन में ले आया जाए। मुझे लगता है कि एक तो विश्वास की कमी है। अखिलेश यादव को पहली बात ये विश्वास कांग्रेस को दिलाना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी दल को लाते हैं, वो चाहे बीएसपी, तो वो हम आपकी कॉस्ट में नहीं लाएँगे। अंतिम निर्णय आपका होगा, आप उसको वो करिएगा, लेकिन हमारी राय में इंडिया गठबंधन में अगर ये दल आ जाते हैं, तो उस वोटर को थोड़ी सहूलियत होगी। ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। वो कम्युनिकेशन हो रहा है कि मुझे छोटा करने के लिए, उनको छोटा करने के लिए थोड़ा इनसिक्योरिटी भी है। मतलब क्षेत्रीय दलों की इनसिक्योरिटी तो थोड़ा ज़्यादा भी रहेगी। क्योंकि एक बीएसपी का मैं एक और एंगल बता दूँ, अभय जी इसको बेहतर मुझसे बताएँगे। बीएसपी में एक तरफ मायावती जी को सब लोग कह रहे हैं, लेकिन बीएसपी में ने मोर और लेस मायावती जी ने फाइनल कर दिया है कि अब आने वाले समय में जो उनके भतीजे हैं, वो अब इसकी बागडोर सँभालेंगे।
और उनके भतीजे का एक दूसरे तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। वो उन्होंने पूरी यात्रा की थी मध्य प्रदेश की, वोट मिले नहीं मिले वो अलग बात है। वो ये भी मानते हैं कि डायलॉग ओपन रखना चाहिए, वो ये भी मानते हैं कि लोगों से मिलना-जुलना चाहिए। तो वो थोड़ा ब रहेगा फिर से मायावती जी का ही सब कुछ, लेकिन थोड़ा जो उनके भतीजे हैं अ, वो ऑपोज़िशन की पॉलिटिक्स जिसमें थोड़ा-थोड़ा स्थान सारे दलों के लिए उस तरह की भी बात करते हैं। अब वो कितना लागू होगी, नहीं कितना मानी जाएगी वो अलग बात है। तो मुझे जो लगता है कि अभी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को थोड़ा ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये कांग्रेस बीएसपी के थ्रू मेरा खेल तो नहीं खराब कर रही है, क्योंकि कई जगह अगर आप देखिए तो निकलता है कि अरे कोई जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी की, बीएसपी के साथ लड़ना चाहिए, इस तरह के भी चर्चाएं हो रही हैं। पहले उसमें कमल जी अभी इतना ही, फिर आगे और बात करते जी। अब सर आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे कि आपने पहले एक बार ज़िक्र भी किया था और सुधा पाई ने भी इसको रेखांकित किया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती है, तो उसका फ़ायदा भाजपा को ही हो। भाजपा भी नुकसान में रह सकती है। तो क्या भाजपा की जो वर्तमान रणनीति वो ज़्यादा अच्छी दिखती है? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जैसे कि जब बहुजन समाज पार्टी ने यह घोषित किया कि वो अलग तरीके से अपना चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जो यह पूरा फैसला था उसके संदर्भ में क्या अखिलेश यादव इस बात के लिए तैयार दिखे थे? बार-बार वो बोल रहे थे कि हम तो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। तो क्या वो अभी ऐसा तैयार हो सकते हैं कि अच्छा वो आ जाती तो उन्हें बराबरी का सीट दे देंगे? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, सुधा पाई का जो तर्क है, वो तर्क 2007 और 2012 में सही था। 2007 में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सब पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस अलग थी और भाजपा अलग थी। तो वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2007 में बहुजन समाज पार्टी और 2012 में समाजवादी पार्टी, उन दोनों को बहुमत प्राप्त हुआ था। यानी भाजपा को हराने के लिए किन्हीं दो पार्टियों के बीच में गठजोड़ की आवश्यकता उस वक्त नहीं थी। ये आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल ब्लॉक है, भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक समर्थन है, वो इतना बड़ा, विशाल और मजबूत नहीं था। ऊंची जातियां लगातार अपने, खासतौर से ब्राह्मण जाति लगातार अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करती रहती थी। और जैसे कि 2012 में उसमें 16% ब्राह्मण वोट मायावती के पक्ष में गए। राजपूत समाज का कुछ वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा। तो इस और जो वैश्य जाति के लोग हैं वो मुलायम सिंह को हमेशा हमदर्दी से देखते थे, क्योंकि जब भी मुलायम सिंह सत्ता में आते थे कुछ इस तरह के निर्णय लेते थे जिससे स्थानीय और छोटे व्यापारियों को उससे फायदा होता था। तो मुलायम सिंह जी के वैश्य जाति से बड़े अच्छे संबंध थे। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारात्मक मजबूती उस वक्त तक इतनी पुख्ता नहीं हुई थी, उनका संगठन भी इतना जोरदार जबरदस्त नहीं था, और पार्टी के भीतर सेंट्रलाइजेशन नहीं था। ब्राह्मण बनिया पार्टी माने जाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को ऊंची जातियां इस मजबूती से उसके साथ नहीं थी। आज की भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की है। आज भाजपा की स्थिति यह है कि जो द्विज जातियां हैं और द्विज मानसिकता की जातियां हैं, इनमें आप कायस्थों को जोड़ लीजिए, इनमें आप भूमिहारों को जोड़ लीजिए, वो बहुत ही दृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसी कीमत पर उनके 80% से ज्यादा वोट जो है वो भाजपा को मिलते हैं। भाजपा चुनाव जब हारती है तब भी उसके 60-65% वोट भाजपा को मिलते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए। और उत्तर प्रदेश में ये जातियां बहुत बड़ी संख्या में है, बिहार जैसी हालत वहां नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये जातियां सब मिला दी जाए तो करीब 30% का वोटिंग ब्लॉक बन जाता है। तो भाजपा अपना हर चुनावी कदम की शुरुआत 30% वोटों के साथ करती है, और ये 30% वोट किसी दूसरी पार्टी को हमदर्दी की निगाह से भी नहीं देखते कतई। अंतिम बार उन्होंने मायावती को हमदर्दी की निगाह से देखा था 2012 में। उसके बाद से लगातार आप चुनाव दर चुनाव देख लीजिए, ये लोग भाजपा के साथ हैं और आगे भी रहने वाले हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि आगे ये छोड़ने वाले। पिछले विधानसभा चुनाव में चर्चा हुई थी कि ब्राह्मण नाराज है, और नाराज थे भी। हम लोगों के पास तमाम फोन आते थे इलाके से, वो सब नाराजगी भी दिखती थी। लेकिन एन मौके पे उन्होंने अपनी नाराजगी छोड़ दी और कहा जो कुछ दिक्कत होगी देखा जाएगा, लेकिन हम भाजपा को ही वोट करेंगे। एन मौके पर उन्होंने
सारे वोट भाजपा को दे दिए, सब जो उम्मीदें की जा रही थी वो सारी उम्मीदें गलत निकली। तो आज के जमाने में सुधा पाई का ये तर्क गलत है, और ये तर्क मायावती ने जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है उसको सही ठहराने के लिए दिया गया तर्क है। और इसके पीछे वो मायावती की बुद्धिजीवी के तौर पर आचरण कर रही है, वो एक स्वतंत्र समाज वैज्ञानिक के तौर पर आचरण नहीं कर रही है सुधा पाई। ये सबसे बड़े दुख की बात है। उनके लेखन को, उनके शोध को पढ़ के हम सब लोगों ने काफी सीखा है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो उन्होंने तर्क दिया है ये तर्क उचित नहीं है। आज अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो मायावती की कोई किसी किस्म की दावेदारी ही नहीं बनेगी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में। कुछ एक निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पे उनका बहुत उम्मीदवार प्रभावी होगा उसको छोड़कर बाकी कहीं कोई दावेदारी नहीं बनेगी। और ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें एक ऐसी पार्टी के प्रति आमतौर पर लोगों का ज्यादा आकर्षण होता है जो कि केंद्र में स्थायी सरकार देने जा रही हो, या जिसका दावा हो कि वो केंद्र में स्थायी सरकार देगी, उसके पास एक मजबूत चेहरा हो प्रधानमंत्री पद के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में हर वो वोटर जो जिसकी पार्टी निष्ठाएं पहले से सुनिश्चित नहीं है, उस ज्यादा संभावना यह है कि वो मोदी जी की तरफ झुक जाएगा आखिर में वोट देते समय। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर ठीक से विपक्ष ने गठजोड़ नहीं किया तो यादव वोटों का भी एक हिस्सा, भले ही वो छोटा हो, वो भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह जाटव वोटों का तो बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा में जाने वाला है। पहले केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जाटव भाजपा की तरफ आकर्षित हुए थे, इस बार देश के दूसरे इलाकों के जाटकों का भी एक हिस्सा भाजपा में जाएगा। तो मायावती जो 2022 में मायावती पे मार पड़ी, उससे ज्यादा बड़ी मार 2024 में पड़ने वाली है, और मायावती की राजनीति बिल्कुल समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। इतने कम वोट उसे मिलेंगे, इसीलिए सर्वेक्षणों में आ रहा है कि मायावती को 5% वोट मिलेगा। बताइए, इस पार्टी को 5% वोट मिलेगा, उसकी क्या दावेदारी रह जाएगी? यानी जो पार्टी 2012 में अकेली जनता सरकार इसने बनाई थी, वो 12 साल बाद 5% पे सिमट जाती है। तो आप सोचिए कि उसका ग्राफ कितनी तेजी के साथ नीचे गिरा है। जी, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा कि पहले तो इंडिया गठबंधन ने बहुत सारी चीजें तय की कि हम फला टाइम पीरियड में कर लेंगे, इतने समय में सब कुछ हो जाएगी, पर ऐसा कुछ होता हो तो दिख नहीं रहा है। तो क्या आज के दिन में ऐसी शंका या ऐसी एक तरह की विपक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में बिखर ही जाएगा, या आपको लगता है कि उसकी कुछ संभावनाएं बची हुई हैं? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि इंडिया गठबंधन की संभावनाएं उत्तरोत्तर प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हैं। अब वो क्षीण होने की प्रक्रिया कहां तक चलेगी, उनका ग्राफ कहां तक गिरेगा, वोट पड़ने के नौबत आने तक वो किस स्थिति में पहुंचेंगे, ये अभी से नहीं कहा जा सकता। और अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन अलग अलग स्थिति में है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन हो सकता है अच्छा तालमेल कर ले। दिल्ली में हो सकता है आम आदमी पार्टी से उसका एक तालमेल हो जाए अच्छा, तो वो मिलके अगर 4 और 3 का बंटवारा हो जाता है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 4 सीटें कौन सी आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, 3 सीटें कांग्रेस कौन सी मांग रही है, ये अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पंजाब में अगर गठबंधन नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है। मैं प्रगट सिंह की इस बात से सहमत हूं, प्रगट सिंह की, कि जो चौथे नंबर की पार्टी है उस पार्टी के खिलाफ पहले और दूसरे नंबर की पार्टी क्यों आपस में गठजोड़ करें। तो वो दोनों अलग अलग लड़ेंगे, तो उससे भी कोई इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के चुनाव में कोई फैक्टर है ही नहीं। अगर उसका अकाली दल से समझौता होता तो कोई फैक्टर बनती, अकेले तो कोई भाजपा फैक्टर नहीं है पंजाब के चुनाव में। अब इसी तरीके से उड़ीसा में क्या स्थिति बनेगी, आंध्र प्रदेश की स्थिति काफी पेचीदा किस्म की है। वहां पर जब से चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है और उनको फिर रिहाई हुई उनकी, उसके बाद से माना जा रहा है कि कुछ उनके प्रति हमदर्दी पैदा हुई है उनके वोटिंग आधार में। वो ज्यादा निष्ठापूर्वक उनके साथ जुड़ना शुरू हुआ है। इधर इनकी सरकार के खिलाफ, जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और इनकी बहन जो है वो कांग्रेस की नेता बन गई है। जो रेड्डी सरकार के खिलाफ उन्होंने, अपने भाई की सरकार के खिलाफ उन्होंने अभियान भी चला दिया है। अब भाई भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, यानी काफी जम के तो भाई बहन के अंदर तकरार चल रही है। तो वहां पे कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? क्या कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ में गठजोड़ करेगी या नहीं करेगी, खुला गठजोड़ करेगी?
अगर कांग्रेस खुला गठजोड़ करती चंद्रबाबू नायडू के साथ में, तो खतरा यह है कि जो कांग्रेस पारंपरिक रूप से रेड्डियों की पार्टी थी, वो रेड्डी फिर दोबारा जगन मोहन के साथ चले जाएंगे और उस ध्रुव पर जाके वो एकजुट हो जाएंगे। और अगर वो इनके साथ में एक समझदारी कायम करती है, खुला गठजोड़ नहीं करती है कांग्रेस, तब जाके ज्यादा फायदा होगा। जगन मोहन रेड्डी को अगर हराना है तो ज्यादा फायदा होगा। भाजपा वहां भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में आइए, तेलंगाना में कांग्रेस किसके साथ गठजोड़ करेगी ये अभी नहीं पता है, अकेले लड़ेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, कांग्रेस अकेले ही बहुत बड़ी ताकत है वहां पर। वहां जनता दल सेकुलर का तो गठजोड़ हो ही गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां होंगी। मुझे लग नहीं रहा है कि आप बंगाल में कोई गठजोड़ हो सकता है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां होंगी और हम लोग, मेरे ख्याल से फरवरी जब खत्म हो जाए तब जाके हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ होगी कि जो गैर भाजपा राजनीति है उसकी शक्ल क्या होने जा रही है। क्योंकि अभी सब इंडिया गठजोड़ कहने की बजाय हम लोगों को, मुझे लगता है, गैर भाजपा राजनीति कहना शुरू कर देना चाहिए। आनंद सर, अगर इस रूप में ही, जिसे अभय सर गैर भाजपा राजनीति कर रहे हैं, उसी रूप में विपक्ष अगले चुनाव में आगे जाता है, तो क्या उसके लिए बहुत नुकसान की स्थिति होगी? क्योंकि आखिरकार गठबंधन इंडिया के रूप में तो कुछ ही राज्यों में बनना था, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नहीं बन रहा है, यही स्थिति है। बाकी जो स्थिति पहले थी वैसे ही है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं दो चीजें कमल जी स्पष्ट कर दूं। मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा बहुत स्पष्ट है कि आज नहीं तो कल वो शायद लोगों, ये नेताओं की समझदारी नहीं है, लेकिन जो जो एक फ्रॉम द पीपल साइड जो प्रेशर है, वो इनको मजबूर करेगा कि इनको ये फ्रंट बनाना पड़ेगा। ये इन लोग कुछ कर ले, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत स्पष्ट है कि वो कांग्रेस को 2 सीट मिले, चाहे 4 सीट मिले, चाहे 10 सीट मिले, चाहे 20 सीट मिले, कांग्रेस को नेता कुछ कहते रहे, लेकिन जो एक जमीन की आवाज है उसके हिसाब से ये फ्रंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि उत्तर प्रदेश में ये फ्रंट बनेगा, अखिलेश यादव की अगुवाई में बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये इसके बिना होगा नहीं इलेक्शन। और मैं ये बात मानता हूं अभय जी की कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान, हालांकि अगर केवल इस बात के लिए, मतलब डिस्कशन के लिए मान लें कि ये गठबंधन नहीं है, तो चुनाव होने से पहले इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव हार चुका होगा। इसको कहीं इफ एंड बट के साथ मैं नहीं कर रहा। बंगाल में थोड़ी स्थिति फर्क यह है कि बंगाल में ममता दीदी अकेले लड़ने के से बीजेपी की 18 से सीटें कम करती हैं, या किस तरह से अगर बीजेपी की 18 सीटें किसी भी फॉर्मूले से कम हो रही हैं, तो वो शायद एक बड़ी कामयाबी होगी इंडिया गठबंधन की उसको रोकने में। और आज कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ये लगता है कि ममता बनर्जी अकेले लड़ें या या इंडियन गठबंधन के साथ लड़ें, 1 on 1 लड़ें, 2 ही सीट पे लड़ें, लेकिन शायद बीजेपी की 18 से सीटें कम होंगी जो उनके इस समय वहां से वो ये मेरा वो है। मैं अभय जी एक चीज लेकिन आपसे समझना और चाह रहा हूं, मैं भी जरा समझना चाह रहा हूं। आज जब निर्वाचित एमएलए, जहां पे विपक्ष की सरकार है, उनको अपने एमएलए को बचाने के लिए अपने राज्य से ले जाके दूसरे राज्य में चार्टर प्लेन करके तुमको, मतलब इसमें रखना पड़ रहा है, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है कि ये लोग आके डराना, धमकाना, लालच देना, वो जिस तरह के हथकंडे होते हैं, चाहे वो ईडी, सीबीआई, पैसा, जो सब तरह के होते हैं, वो बीजेपी ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी नहीं करनी चाहिए। क्षेत्र जरूर फाइनल हो जाने चाहिए कि 80 में अगर 10 सीट कांग्रेस को लड़नी है, 70 सीट इनको लड़नी है, तो 70-80 हो जाए, क्षेत्र तय हो जाए कि भाई ये कांग्रेस का क्षेत्र रहेगा, ये इनका रहेगा। वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अभय जी कि ये तो बीजेपी की जिस तरह की पॉलिटिक्स है, और आज की तारीख में इसको कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जिस तरह से कर्नाटक में एक सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, या कहीं भी ये अब ये विषय ही नहीं रहता है चुनाव में कि इन्होंने इस तरह से सरकार गिराई थी, इन्होंने जनमत की रिस्पेक्ट नहीं की थी। मेरे हिसाब से आप बीजेपी को बिल्कुल एक साफ टारगेट दे रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं अभय जी, मैं उन व्यक्ति का नाम तुरंत भूल रहा हूं, ये या तो गाजियाबाद से थे या उसके वेस्टर्न यूपी के कहीं थे। मुझे ठीक से याद है 2014 में कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने जब शुरू हो गया नॉमिनेशन,
और जब नॉमिनेशन की डेट खत्म, मतलब नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई, तब उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और बीजेपी से पैसा लेके किया था। मैं नाम तुरंत मुझे नहीं याद है, लेकिन तो ये तो बीजेपी आज भी कर सकती है अगर, और ये चुनाव व्यवसायी हो गए हैं। मैं किसी के आया हूं, ये नेताजी कुछ दो चार नेताजी आए, फिर वो जो जैसा तामझाम था भाई, मैंने भी कहा भाई नहीं, इनकी असल में कोयला की खदान है इनकी, तो नेताजी कम है, कोयला की खदान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहां के मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नेता के वेश में सारे बिजनेसमैन ने अब वो नेता का वेश धारण कर लिया है। तो आज किसी भी बिजनेसमैन के लिए अगर चुनाव में केवल नाम न लड़ने पे मुझे 25-50 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको लगेगा क्या फायदा भाई, हवा भी नहीं है तुम्हारी, हारोगे भी। अरे यहाँ 25 और बीजेपी के लिए 25 करोड़ रुपया इनटू, अगर आप एक रफ कैलकुलेशन भी कर ले, 100 सीटों का मतलब 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ तो बीजेपी के लिए कोई है ही नहीं। ये तो भूल ही जाएंगे जब 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 बहुत से इवेंट पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं। तो मुझे लगता है अभय जी कि अभी शायद उम्मीदवारों को एज ए स्ट्रेटेजी नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्षेत्र जरूर फाइनल हो जाने चाहिए कि भाई ये आप यहां से लड़ेंगे, आप यहां से लड़ेंगे। और जितना मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में 11 सीटें जो वो कांग्रेस के लिए छोड़ रही है, वो उन्होंने सीटें बता दी हैं कौन कौन सी हम सीटें छोड़ना है। और उसको लेके सिर्फ एक जगह, और जो 16 सीटें उन्होंने अनाउंस की हैं उसमें एक फर्रुखाबाद की बात सिर्फ है, जिसमें वो अपने पुराने मंत्री, हाँ महेंद्र मंत्री जी जो हैं, उनकी बात को कहीं आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी सीटें सपा की सीटें हैं, वो सपा को लड़ना चाहिए था। फर्रुखाबाद की सीट पे भी कोई कांग्रेस सेकंड नंबर पे नहीं थी, लेकिन चूंकि पुराने नेता हैं, उनका थोड़ा सम्मान रखना चाहिए, इस नाते कह सकती है कांग्रेस। पर एज अ स्ट्रेटेजी अभी लोगों के नाम डिक्लेयर नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। जिस 10 मार्च को, 8 मार्च को जब भी डिक्लेयर हो जाए, आचार संहिता लग जाए, उसके बाद ये सब डिक्लेयर करना, तब थोड़ा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपकी बात, आपने जो बात कही है, मैं भी इसके ऊपर सोच रहा था। मुझे लगता है कि आपने ये ठीक ही कहा, निर्वाचन क्षेत्र तय हो जाए, अभी उम्मीदवारों का नाम घोषित ना किया जाए। कि अगर उम्मीदवारों को नाम घोषित किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कुछ का कुछ कर सकती है। क्योंकि अगर भाजपा को लगा कि बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार है, हमारा नुकसान हो सकता है, या इसकी वजह से कोई और जीत जाए, ये खुद ही नहीं जीता, इसकी वजह से कोई और जीत जाएगा है, तो भाजपा फिर उसको किसी भी तरीके से कुछ का कुछ कर देगी उस पूरी स्थिति में, और उसको टिकट देने वाली पार्टी खड़ी देखती रह जाएगी। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और मेरा तो कहना सिर्फ ये था कि अगर अखिलेश ने 11 निर्वाचन क्षेत्र बता दिए हैं कि ये 11 निर्वाचन क्षेत्र आपके लिए हमने छोड़े हैं, तो कांग्रेस को फटाफट सोचकर ये निर्णय दे देना चाहिए कि इसमें कितने निर्वाचन क्षेत्रों पे वो राजी है और कितने निर्वाचन क्षेत्रों पर राजी नहीं है। उसमें फरखाबाद का क्षेत्र भी हो सकता है। इसके ऊपर अभी हम बहस चला रहे हैं। हम 10 पे राजी हैं, लेकिन ये 11वां हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये सलमान खुर्शीद के लिए छोड़ दो, है। इस प्रकार की बात हो सकती है। लेकिन कहीं भी अभी तक देखिए, आज 3 तारीख हो गई कि 4 तारीख हो गई, आज 4 तारीख हो गई, आज 4 तारीख हो गई, और 4 तारीख तक एक भी किसी भी राज्य में विपक्ष का तालमेल नहीं हो पाया है। आप किसी भी राज्य में जहां तालमेल होने की बहुत संभावना है, वहां भी तालमेल अंतिम रूप नहीं मिला है किसी चीज को। तो ये कब तक ये प्रक्रिया चलती है? जब तक आप इसको अंतिम रूप नहीं देंगे, तब तक उसके ऊपर सवाल उठते रहेंगे, तब तक नई नई महत्वाकांक्षाएं सामने आती रहेंगी, तब तक कोई ना कोई वक्तव्य दे देगा, फिर एक नई देखिए, आजकल मीडिया के जरिए ही तो राजनीति को वो प्रभावित किया जाता है, संसाधित किया जाता है, और ये एक सिक्का बंद हथकंडा बन चुका है कि आप किसी दूसरे पार्टी के, दूसरे गठजोड़ के जो अंतर्विरोध हैं, उनके जो विरोधाभास हैं, उनको आप हवा दें, उकसावा दें, जो छोटी बात है उसको बड़ा करके दिखाएं, एक नैरेटिव बनाएं। तो ये सब चीजें भी आपको देखना चाहिए। आप जितने नियोजित तरीके से, और जिसे कहते हैं ना ये कि बिल्कुल मजबूत कदमों से इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था और विपक्षी एकता करने की क्रमवार तैयारी करनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं की है, और इसलिए इनके बार इनको नुकसान हो रहा है। इनकी हवा बनने से पहले ही बिगड़ जाती है, ये समस्या है। नहीं, मैं कमल जी, मैं बोल लूं 1 मिनट? जी बोलिए। बिल्कुल। मेरा अभय जी, मेरा कहना है कि एक नहीं 50 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कुछ मत करिए। अखिलेश यादव जी से आग्रह करिए कि भाई एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले रहे हैं, हमारे यहाँ के इंचार्ज अविनाश पांडे या जो भी हैं,
उनको बिठा दीजिए भाई, ठीक है, अजय राय के साथ नहीं पड़ती, अविनाश पांडे उनसे सीनियर हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश, और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल वो बैठ जाएं, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अखिलेश यादव को बोलने दीजिए। तो आप एक जनरल संदेश तो बिल्कुल ही भेज देंगे। एक तो चीज मुझे लगती है कि यहाँ पे लोग बिल्कुल पिछड़ रहे हैं, और उसके उसके जो भी कारण। दूसरा मुझे लगता है अभय जी कि एक, अगर आपको याद हो, मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी के लिए ये कहा था कि इन्होंने ये जो काम किया है ये नीचता वाला है। उन्होंने कभी मोदी जी को नीच नहीं कहा था, उन्होंने उस काम की व्याख्या करते हुए उसको नीचता का काम, मोदी जी के पूरा ले उड़े थे उसको कि नीच बोला, नीच बोला, नीच, और पूरे इलेक्शन में वो नीच का नैरेटिव सेट हो गया था और ये तय कर दिया कि आज की तारीख में पूरा इंडिया गठबंधन, और चूंकि उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, आदिवासियों पे जिस तरह से हमला हुआ है हेमंत सोरेन पे, और ये आदिवासियों का वो जो सेक्टर है वो आप झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये एक्सटेंड हो रहा है, मध्य प्रदेश, ये आदिवासी, आप इसका कुछ कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए, आप हल्ला ही नहीं मचा रहे हैं। हेमंत सोरेन को जिस ढंग से अंदर रखा गया है, 5 दिन की रिमांड रखी गई है, सिविल मुकदमा है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कोई आपके यहाँ तो रेप के आरोपित हैं भाई बीजेपी में, आपके यहाँ रेप, हत्या, डकैती के आरोपी है, यहाँ कोई ये सिविल का मामला है, उस पे आप कोई हल्ला ही नहीं मचा पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल फेल हो रहा है, और ये इंडिया गठबंधन की तरफ से ये इनिशिएट होना चाहिए था, जो भी उनका जो भी सिस्टम। जैसे कि आपने कहा है कि ये कि अविनाश पांडे बैठ जाएं उनके साथ, अविनाश पांडे कैसे बैठेंगे अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तक कि उनको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिलेगी। तो अब जब केंद्र अब इसका मतलब है केंद्र हरी झंडी नहीं दे रहा है, केंद्र हरी झंडी दे देगा एक बार तो अजय राय भी लाइन में आ जाएंगे, अजय राय भी बैठ जाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर कोई दिक्कत, सलमान खुर्शीद, अजय राय, अविनाश पांडे तीनों बैठ जाएंगे अखिलेश के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुश्किल यह है कि मैं बहुत ज्यादा केंद्रीकरण के खिलाफ रहता हूं हमेशा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब तक केंद्र ठीक काम नहीं करता है तो फिर पार्टी में लोकतंत्र भी ठीक काम नहीं करता है। भाई आखिरकार डेमोक्रेसी जो है ना, वो प्रोसेस कहां से होगी, प्रोसेस एक सेंटर होगा ना, वहां से डेमोक्रेसी प्रोसेस होगी, वरना चीजें बिखर जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का केंद्र जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है कांग्रेस का केंद्र। वो सभी घटनाक्रम के ऊपर उसकी पकड़ मजबूत नहीं है, वो समीक्षा करके अपने हित में निर्णय ले पाने में चूकता है, उसमें इतनी देर लगा देता है उसमें कि सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो क्या अभी मौजूदा स्थिति में कमल, ये जो भ्रम है ना कि कांग्रेस, अगर ये केवल भ्रम है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ में एक बातचीत चला रही है, तो इसको तो इस गलतफहमी को दूर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सफाई के साथ और मजबूती के साथ इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए। ये भी नहीं किया जाता है, सब चीजें ऐसे ही रखी जाती हैं, हवा में लटकी हुई हैं, धीरे धीरे आपस में उनका कोई तार ने उनमें बंधा नहीं है, आपस में टकरा रही हैं और उससे कुछ अजीब अजीब किस्म की ध्वनियां निकल रही हैं, ऐसा माहौल बन जाता है। लेकिन क्या ऐसा है कि कांग्रेस जो 11 सीटें उसे दी गई उससे संतुष्ट है, या उसे और ज्यादा सीटों की उम्मीद है, शायद वो 18-20 सीटें चाहती हैं, ऐसी स्थिति है, शायद इसीलिए कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर रही है? आप लोग को क्या लगता है? आप बताइए कमल जी 11 नहीं, अगर उसको 75 सीट भी देंगे तो कोई पार्टी नहीं कहेगी कि वो पार्टी कहेगी मेरा तो क्लेम 80 सीट पे था, आप क्यों लड़ रहे हैं? ममता बनर्जी तो कह रही है कि 2 सीट पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए। मेरा कहना यह है कि कोई भी पार्टी सार्वजनिक रूप से कभी ये नहीं कहेगी कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अभय जी कह रहे हैं, इसके लिए कोई आपको सार्वजनिक बयान की भी जरूरत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस में 2-3 ऐसे नेता हैं जिनकी आज भी क्रेडिटेबिलिटी है, मैं नाम से बोल रहा हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी। ये 3 लोग अगर फोन उठा के राहुल गांधी को कह देते हैं भाई आप क्यों इन सब में परेशान है, अब वो कोई कर रहा है, आपको हम कुछ अब टाइम दीजिए 10-5 दिन, वी विल सॉर्ट इट आउट, वो अपने आप ही चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके लिए कोई सार्वजनिक बयान, कोई कांग्रेस से विज्ञप्ति या प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो संवाद तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आज हम सब लोग कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमको भी ये समझ में आता है कि अगर कांग्रेस नहीं कांग्रेस का उन 200 सीटों पे 205 या 203 सीटें हैं, वो एक मतलब वो सामने 232 सीट है जिसमें बीजेपी की 205 या 207 सीटें, कांग्रेस की 5 सीटें हैं 10 राज्यों में।
कांग्रेस 10 राज्यों में जो मुख्य राज्य हैं उनमें 232 सीट में 5 सीट करके कांग्रेस सारी सीटों पे अखिलेश को लड़ने दे, नहीं कर सकती है। कांग्रेस को अपना इंप्रूवमेंट भी करना होगा। कांग्रेस को कम से कम पासिंग मार्क्स तो लाने होंगे। 33% तो कांग्रेस को लाना ही होगा, तभी वो कहीं रिप्लेसमेंट की बात कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है 52 सीट से आप 72 सीट ले आएंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे कि हमने तो भाई 20 सीट बढ़ा ली। लेकिन आपको अगर 100 का आंकड़ा आप पार नहीं कर रहे हैं तो आप बीजेपी को भी नहीं रोक पा रहे हैं, आप अपना अपना क्रिटिकल मास भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। और हम सब लोगों की अपेक्षाएं इसलिए हैं कि कांग्रेस से जो हम सब लोग बार बार, कई लोगों को लगता है कि हम कांग्रेस ही को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से ही अपेक्षा है। वहां पे डीएमके आ जाके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। डीएमके का जो उतना काम है वो अपनी स्टेट को ठीक कर रही है। तो मैं शायद इस तरह से इसको देख रहा हूं। नहीं, आनंद जी की बात सही है। कांग्रेस अगर 100 सीटें पार नहीं कर पाती तो कांग्रेस को भूल जाना चाहिए कि वो देश की राजनीति में कोई सकारात्मक हस्तक्षेप कर पाएगी या किसी परिवर्तन का वाहक बन पाएगी। तब कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी। और वो 100 सीटें लाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक नीति है। वो मुझे कांग्रेस ने इसकी पुष्टि नहीं, कांग्रेस की पुष्टि नहीं करेगी मेरी बात की, लेकिन मेरा ये विश्लेषणात्मक मत है कि कांग्रेस एक तो दक्षिण भारत के ऊपर विशेष फोकस दे रही है और पूर्वी भारत के ऊपर, उत्तर पूर्व के ऊपर कांग्रेस विशेष फोकस देगी। इसके जरिए वो कोशिश करेगी कि उसके पास 100 सीटें करीब आ जाएं। 52 सीटों से 100 सीटों पर अगर कांग्रेस पहुंचती है तो इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का लाभ होगा और कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान भी होगा। इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी। अब इसमें कांग्रेस का जो कैचमेंट एरिया होना चाहिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जैसे कि राजस्थान है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, उत्तराखंड है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। पहले पंजाब हुआ करता था, पंजाब उस तरह से उसका कैचमेंट एरिया नहीं रह गया है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है, अब तेलंगाना भी उसके अंदर जुड़ गया है, केरल है। इन सभी प्रदेशों में कांग्रेस को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, उन राज्यों से कांग्रेस थोड़ी सी निराश हो गई है, जबकि कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव में 41% वोट उसको मिला। यानी कांग्रेस के पास वोट वहां पे अच्छे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा में वो किस तरह इन वोटों को अपने पक्ष में मोबिलाइज करती है, ये देखने की बात है। तो कांग्रेस से उम्मीद हम लोगों को करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष की एकता के लिए जो काम करना चाहिए था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। केवल कहते रहे कि हम विपक्षी एकता करेंगे, उसके जरिए हम भाजपा को हराएंगे। हम भाजपा हारे जीते हमें इससे मतलब नहीं है। देश में लोकतंत्र में जो असंतुलन आ गया है, इसमें एक पक्ष केवल 37% वोट पाके ऐसा लगता है कि पूरे देश में बच्चा बच्चा उसका समर्थक है और जो मन में आए वो करता है। जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बार बार कहा जाता है कि मोदी जी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये बात केवल तकनीकी रूप से ही सही है। वो उसको बिल्कुल इस तरह बता रहे हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू का एक जमाने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐलान हुआ करता था, उस तरह का ऐलान मोदी जी का है, जो कि वैसा है नहीं। मोदी जी की बात दक्षिण भारत नहीं सुनता। पूरे पूर्वी उत्तर पूर्व में कांग्रेस से आए लोगों से ही भाजपा की कतारें भरी हुई हैं। भाजपा के पास अपनी राजनीतिक शक्तियां भी नहीं है वहां पर। तो ये जो असंतुलन कायम हुआ है लोकतंत्र में, ये असंतुलन दूर होना चाहिए। ये असंतुलन दूर होगा तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए गुंजाइश मिलेगी। अभी तो खतरा ये है कि अगर 2024 में मोदी जी ने 2019 वाला परिणाम दोहरा दिया तो आप समझिए यूट्यूब पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के ऊपर भी आरोप लग जाएगा कि हम लोग फाल्स नैरेटिव चला रहे हैं। और बाकायदा उसकी एक दफा बना दी जाएगी, पीएमएलए बना दिया गया है ना, उस तरह उसकी एक दफा बना दी जाएगी और उस दफा में हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, इसमें हमारी जमानतें होना मुश्किल हो जाएंगी। आनंद सर, एक प्रश्न में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में पूछना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी जहां जा रहे खूब भीड़ आ रही है और उनकी यात्रा का जो रूट है वो उन प्रदेशों से भी गुजरेगा जिसके बारे में अभय सर ने भी चिंता व्यक्त की। लेकिन क्या उसका कुछ असर दिख रहा है उस भीड़ के अलावे, या वो जो पूरा विश्लेषण है उसमें हम कुछ उसको जगह दे सकते हैं कि उससे कुछ बदलाव होगा, कुछ कांग्रेस के पक्ष में नैरेटिव बनेगा, या फिर जो आमतौर पे ये बात कही जाती थी, केसी त्यागी ने एक बार कहा और लोग भी जो कांग्रेस के आलोचक है वो कह रहे हैं उनको न्याय यात्रा पे निकलना ही नहीं चाहिए था, वो एक गलत डिसीजन था। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, वही नहीं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि उनको दिल्ली में बैठकर व्यू रचना, और राहुल गांधी अमित शाह नहीं है। राहुल गांधी को जो आता है वही कर रहे हैं, जैसे जिसको जो आता है वो अपना रोल कर रहा है। मैं इस तरह से देखता हूं। अब
राहुल गांधी, ये भी फैक्ट है जो कि राहुल गांधी की आज कांग्रेस में बिना कहे उनकी एक कुछ ना कुछ वीटो पावर कह लीजिए, या उनको अनदेखा कोई नहीं कर सकता है, चाहे खड़गे जी हो चाहे कोई हो। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, अबे भाई, ये जो कभी कभी लोगों को एक ये सेंस चला जाता है कि बीजेपी के हम बीजेपी के विपक्ष में, अपनी इंडिविजुअली एज अ इंडिविजुअल मैं 1 से 10 नंबर तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विरोध में इसलिए खड़ा हूं कि जो फिरका परस्ती, जो इन्होंने कम्युनलिज्म के साथ अपने समाज को तार तार कर दिया है। बाकी ये 2 करोड़ खाते थे, वो 20 करोड़ खाते हैं, ये ईडी का एक बार इस्तेमाल करते थे, वो 6 बार करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मेरा जो ज्यादा कंसर्न है और जो सीधे संविधान और लोकतंत्र को इफेक्ट करता है, वो मुझे, और या तो मुझे बता दो कि इन 20 करोड़ लोगों का तुम क्या करने वाले हो। डिफ्रेंचाइज करोगे, उसके बाद इनको क्या करोगे, इनको बंधुआ मजदूर बनाओगे, इनको, क्योंकि ये जो फिरका परस्ती है, ये मेरे लिए 1 से 10 नंबर तक, मैं इस एक वजह से बीजेपी के अगेंस्ट जितना मुझसे बन पड़ेगा, मैं चाहूंगा कि उसकी सरकार अगली बार न बने, सिर्फ एक कारण से। अब मैं इसलिए इसको क्लियर अभय भाई करना चाहता था। बहुत से लोगों को लगता है, अच्छा ये बताइए, ये बता, अरे भाई हम क्या बताएं भाई, मर्जी आपकी, वोट आप देते हो, लेकिन हम तो इसको हमारे हिसाब से देश के लिए बहुत खतरनाक है, जो फिरका परस्ती वाली बात है। कमल जी, मैं एक एक चीज जो भारत न्याय यात्रा का एक चीज जरूर बता दूं, इतनी भीड़ आ रही है, कांग्रेस का संगठन भी नहीं है, भीड़ आ रही है, हो सकता है राहुल गांधी को देखने आ रही हो, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट मैं बता दूं, जो मणिपुर जैसी जगह का बता दूं, जहां 2 सीट है, या 2 या एक सीट है, या 2 सीट है, जो भी है, वहां के लोगों को कम से कम ये कम्युनिकेशन तो हुआ है कि देश का नेतृत्व, क्योंकि जब डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात आती है तो पक्ष विपक्ष दोनों होता है, हमारी कोई तो सुध लेने वाला है, ठीक है, बीजेपी सुध नहीं ले रही है, मोदी जी नहीं ले रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी का एक बड़ा नेता हमारे यहाँ आ रहा है, कोई वो वहां जाके वो तुरंत कुछ कर पा रहे हैं नहीं है, लेकिन एटलीस्ट समवन इज गोइंग देयर एड्रेसिंग इट। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि वोट के टर्म्स में वो, क्योंकि माइतीज का वहां पे ज्यादा परसेंटेज है, और वो मैं चुनावी गणित पे नहीं आ रहा हूं, लेकिन कम से कम लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, संविधान को कायम रखने के लिए राहुल गांधी की इस पहल में चुनाव में कितने वोट, और चुनाव का जीतना जरूरी है, मैं ये भी मान रहा हूं कि उसके बिना ये सारी चीजें बेमानी है, लेकिन एक काम में तो कहीं कोई विवाद नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि कुछ नेताओं को ऐसे आना चाहिए, अभी नहीं निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए था, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो बना दे रहे हैं राहुल गांधी कि भैया तुम्हें जाना पड़ेगा जनता के पास, और उस संवाद को वो कितना इफेक्टिव होगा, वो कैसे होगा, वो एक अलग बात है, उसको उस गुडविल को वोट में कैसे जनरेट किया जाए, वो मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी क्या कि टोटलिटी में उसकी उस समस्या का है, उसको देखना है। अगर बिहार में आज तेजस्वी यादव वहां पे नहीं जा पाते हैं, ईडी उनको बुला के रखती है, लेकिन उसकी गुडविल को वो यूज कर ले रहे हैं। चंपई सोरेन सुबह शपथ लेते हैं और शाम को अगर जाके वहां पे उस मंच पे साथ खड़े हो रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 2 वोट बढ़ेंगे, कांग्रेस का भी शायद 1 वोट बढ़े, लेकिन ओवरऑल वो बीजेपी के वोट को कम करने की कोशिश जरूर है। तो भारत न्याय यात्रा को, मुझे जो भी इसको ये कहता है ना कि नहीं नहीं ये गलत टाइम था यात्रा का, मेरे हिसाब से यात्रा, वो 12 घंटे तो चुनाव प्रचार ही कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आदमी क्या करता है, लोगों के बीच जाता है, मिलता है, जुलता है, उसका वो एक दूसरे तरह का एक अच्छा इवेंट कर रहे हैं जिसपे जन तक पहुंचे। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। कमल जी। 2 छोटे-छोटे सवाल मैं करूँगा, एक अभय सर से और एक आनंद सर आपसे। पहले अभय सर से सवाल कि ये जो झारखंड में कल फ्लोर टेस्ट है, विधानसभा में बहुमत साबित करेगी चंपई सोरेन की सरकार, और वहाँ से शायद वहाँ वो जो विधायक लोग हैं बस से यात्रा कर रहे हैं, प्लेन से नहीं कर रहे हैं, जो भी कारण हो। तो अगर चंपई सोरेन की सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर लेती है, विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देती है, तो इस पूरे घटनाक्रम को जो झारखंड में हुआ, उसको हम भाजपा के संदर्भ में कैसे देखेंगे? भाजपा को क्या मिला? देखिए, अगर उन्होंने सफलतापूर्वक बिना किसी दिक्कत के बहुमत साबित कर दिया अपना, तो मैं कहूंगा कि ऑपरेशन लोटस फिलहाल झारखंड में पूरी तरीके से नाकाम हो गया। उसका दूसरा पार्ट भी विफल हो गया। पहला पार्ट तो यही था कि वो चंपई सोरेन को शपथ ही नहीं लेने देते, राज्यपाल उनको बुलाता ही नहीं, और दूसरा वो नहीं हो पाया तो क्योंकि उसी वक्त उसमें तोड़फोड़ शुरू हो जाती। जिन लोगों की चिट्ठी दी गई थी उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम समर्थक नहीं हैं वगैरह वगैरह, और परिवार में जो फूट थी उस फूट का भी इस्तेमाल वो लोग करते। तो अगर बहुमत उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है कि फिलहाल ऑपरेशन लोटस उसमें पूरी तरीके से नाकाम हो गया, और इसका बहुत बड़ा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेतृत्व वाले गठजोड़ को झारखंड में मिलेगा।
जो झारखंड में 14 सीटें हैं, उनमें से 5 या 6 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से आदिवासी सीटें हैं। और उसमें जो आदिवासी अस्मिता है पूरी, वो आदिवासी अस्मिता बड़ी मुखर होकर सामने, आदिवासी पहचान मुखर होकर सामने आई है। और हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, ये लोग उसके प्रवक्ता और पैरोकार बनके, नेता बनके उभरे हैं। इनका इसको उन लोकसभा चुनावों में उन आदिवासी सीटों के ऊपर काफी लाभ हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो नैरेटिव इन लोगों ने सेट किया है ऑपरेशन लोटस के खिलाफ, वो नैरेटिव इन्हें मई में जब मतदान होगा उसमें फायदा पहुंचा सकता है। और भाजपा की स्थिति क्या है? भाजपा आज बहुत ही मजबूत स्थिति में है अपने प्रभाव क्षेत्र में और दूसरी जगहों पर भी, लेकिन उसकी ये मजबूती बड़ी क्षणभंगुर किस्म की हो जाती है जब किसी भी क्षेत्र में, उसके प्रभाव क्षेत्र में कहीं उसकी सीटों का नुकसान होने का अंदेशा होता है, क्योंकि उसके पास भरपाई करने के लिए कोई दूसरा राज्य उपलब्ध नहीं है। उसे हर हालत में जीतना ही जीतना है। अगर उसने पिछली बार जो जितनी सीटें झारखंड में जीती थी, अगर उसमें से मान लो 5 सीटें उसने इस बार कम जीती भाजपा ने, तो वो 5 सीटें और कहीं से नहीं मिलेंगी भाजपा को, वो 5 सीटें उसके खाते में कम ही हो जाएंगी। जी, मैं एक चीज और बता दूं कमल जी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो हवाई यात्रा की जगह रोड से इसलिए आ रहे हैं कि आपको याद होगा कि जब ये सारे लोग जाके बैठ गए थे हवाई जहाज में, जो चार्टर प्लेन था जिस सब रांची से हैदराबाद जाना था, तो उस दिन उन्होंने उस समय की सारी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई। सिर्फ इन्हीं की नहीं, अब उसका कोई जहाज ही नहीं उड़ेगा, तो इनको फिर सबको वापस आना पड़ा। दूसरे समय इन लोगों ने भी कुछ गेम खेला, लोग जाके पहले बैठ गए, यहाँ शपथ हो रही थी, ये लोग उड़ा दिए गए। अब इन लोगों को खतरा यह है कि अगर ये जहाज में बैठ के आते हैं तो जहाज डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और डाइवर्ट करके ये कोई बेंगलोर नहीं, ये हो सकता है अगर इनका बस चलेगा तो अमेरिका, नहीं तो कम से कम चंडीगढ़ जहां पे इनकी सरकार है वो ले जाके असम गुवाहाटी में उतार देंगे, क्योंकि ये कैपेबल है। तो उनको ये भैया जहाज फिर तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, वो फ्लोर टेस्ट ऐसे ही गिर जाएगा। तो ये दर्शकों, हाँ ये अबे भाई ये दर्शकों को भी समझना चाहिए कौन सी सरकार है भाई, ये कोई तुम दुश्मन के साथ एक मोर्चा चल रहे हो क्या, कि वो जहाज से आज यात्रा करने में आदमी घबरा रहा है चार्टर प्लेन, क्योंकि उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि अब यहाँ चलो। तो मुख्य मुद्दा ये है, इसलिए वो बाई रोड आ रहा है, इसलिए बाई रोड आ रहा है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा, ये हो सकता है। देखिए सरकार अपनी अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो राजनीतिक शक्ति है वो किसी भी सीमा तक जा सकती है, और इस बात के प्रमाण कोई नहीं दे पाएगा कि ये किनकी वजह से प्लेन डाइवर्ट हुआ। एक आखिरी सवाल बिहार के बारे में। एक तो ये है कि बिहार की राजनीति अभी भी थोड़ी अस्थिर सी लग रही है, तो उस पर मैं आप दोनों लोगों की टिप्पणियां चाहूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो जाति जनगणना का मसला था वो नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से अब छोड़ दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अभी तक उसके बारे में कुछ बोले नहीं है और भाजपा का स्टैंड तो क्लियर है। पहले आनंद सर आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? नहीं, छोड़ नहीं दिया, वो उसको चाह रहे हैं कि वो उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए जाति जनगणना क्या, जब वो छोड़े तो उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि भाई मैं तो इसकी बात 19-20 से कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 2019-2020 में कर रहा था। तो उसका आर्गुमेंट यह है कि साहब आप 2019-20 में कर रहे थे तो आप जिस पार्टी में, तो आपने लागू क्यों नहीं किया? चीफ मिनिस्टर ही थे ना आप, वहां कोई आप नेता विपक्षी या ये तो थे नहीं, तो 19-20 में आप चीफ मिनिस्टर थे, आपने लागू नहीं क्यों नहीं किया? दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये इस समय इंडिया नेशन कह रही है लेकिन 9 लोगों ने मिलकर मेरी अगुवाई में ही किया था। भैया उस 9 लोगों की जब सरकार आपकी, जब आप कह रहे हैं कि ये 9 लोग और जो भी उसमें गठबंधन है छोटे, उसमें सबसे बड़ा आपकी सरकार में सबसे बड़ा कंपोनेंट 79 लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का। तो अब आप ये चाहें कि नहीं राष्ट्रीय जनता नहीं, केवल जनता दल यू जो 42 या 45 लोगों के एमएलए थे उन्होंने किया, तो आप उसको तो लेने दीजिए। भाई तेजस्वी यादव यही कह रहा है ना कि आप पहले क्यों नहीं किए थे, आपने 17 महीने में किया। और सबसे अंतिम और इंपॉर्टेंट बात, अगर नीतीश जी ये कहते हैं कि ये उनका किया हुआ है, अगर नीतीश जी कहते हैं ये उनका कमिटमेंट, उनकी सिंसियरिटी, ये उन्होंने किया था, तो अभी भी तो आप मुख्यमंत्री हैं, लागू कर दीजिए ना। वो सारा कुछ आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आपको ये करने नहीं देगी, और ये बताना जरूरी है, जो शायद तेजस्वी यादव सबसे ठीक सक्षम ढंग से कह रहे हैं कि भाई ये कर नहीं रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको जरूर कर देंगे। तो वो शायद मेरे ख्याल में तेजस्वी यादव, मैं अभी ये मान रहा हूं कि जो यंगर युवा पीढ़ी है
उसपे नंबर 1 पे चूंकि हेमंत सोरेन जेल में है और टूटे नहीं है, तेजस्वी यादव को सारा कुछ प्रेशर होने के बाद नहीं टूटे। ये झारखंड और बिहार के ऊपर शायद इस समय एक बड़ा इन लोग देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये दो युवा नेतृत्व, दो युवा, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव। और सर आपकी टिप्पणी बिहार के संदर्भ में? नहीं, मैं बिहार के संदर्भ में जो आनंद जी ने कहा है, मैं उससे कमोबेश सहमत हूं उनकी बात से। बस केवल मुझे ये और लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ है और वो मोदी ने कहा कि हम 4 जातियों के पक्ष में हैं वगैरह वगैरह, तो अब नीतीश उस प्रश्न के ऊपर उसको ठंडे बस्ते में उत्तरोत्तर डालते चले जाएंगे। अब भाजपा के साथ आने पे इनकी कोई दिलचस्पी उस तरह की है नहीं कि ये उस बात को आगे बढ़ाएं और उसके इर्द गिर्द अपनी राजनीति करें। अब तो तेजस्वी यादव को उसके इर्द गिर्द अपनी राजनीति करनी होगी और जो महागठबंधन है उसको करनी होगी, उसको इन बातों पर जोर देना होगा और नीतीश कुमार को ललकारना होगा। आज की इस रोचक और विचारोत्तेजक बातचीत के लिए आनंद सर और अभय सर, आप दोनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आनंद वर्धन जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आप दोनों लोगों को धन्यवाद। बातचीत हम ये समाप्त करते हैं। नमस्कार। थैंक यू।